बच्चों, कल हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और श्वसन और दहन में अंतर देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास क्या है, ठीक है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है? फेफड़ों के अंदर शुद्ध वायु को अंदर ले जाना तथा फिर अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकालना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वायु मंडल की शुद्ध वायु को फेफड़े में पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। और श्वसन में हमने पढ़ा था कि भोज्य पदार्थों का कोशिकीय स्तर पर जो जैविक ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो वो वो क्या था? श्वसन, ठीक है। भोज्य पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण क्या है? श्वसन है। और श्वासोच्छ्वास किया है कि वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़े में ले जाना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब श्वसन और श्वासोच्छ्वास में थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेते हैं श्वासोच्छ्वास और एक तरफ क्या हो जाएगा? श्वसन, ठीक है। ये है ब्रीदिंग और ये क्या है? रेस्पिरेशन है। तो क्या डिफरेंस है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में? तो सबसे पहला ये है, जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, ठीक है, ये क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और ये जो श्वसन वाली क्रिया है कोशिकीय स्तर पर होती है, ठीक है, कोशिकीय स्तर पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पर जो है ये कोशिका के अंदर होती है क्रिया, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ठीक है। ये कोशिकीय स्तर की क्रिया है और ये कोशिका के बाहर की क्रिया है। मतलब क्या है? फेफड़ों में वायु को ले जाना है और उसको बाहर निकालना है। तो ये कोशिका के बाहर हो रही है, ठीक है, और ये कोशिका के अंदर हो रही है, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं। यह केवल भौतिक क्रिया है। क्या है? यह केवल भौतिक क्रिया है, ठीक है। बाहर अंदर ले जाना वायु को और बाहर निकालना, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। तो
इस भौतिक क्रिया में क्या है कि शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है तथा अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। ठीक है, जब हम फेफड़े में वायु भरेंगे, खींचेंगे, तो ऑक्सीजन युक्त वायु जाती है, वो शुद्ध वायु होती है, और वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर से जब बाहर वायु निकलती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये वायु क्या होती है, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। ठीक बच्चों, अब उसमें क्या होगा, या बोलेंगे यह जो है जैव रासायनिक क्रिया है, जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया, इस नाते बोलते हैं क्या है, ये जैव रासायनिक क्रिया है। और ये जो रासायनिक क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इस बात को याद रखना है। तो ये दो डिफरेंस हो गया इनमें। ठीक है, अगला लिखते हैं, ये जो श्वासोच्छ्वास होता है, ठीक है, इस क्रिया में एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है, ये भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है क्योंकि यह रासायनिक क्रिया है। ठीक है, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम की जरूरत होती है और इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। अगला देख लेते हैं, चौथा, ये जो क्रिया होती है केवल वायु को अंदर ले जाना और फिर बाहर निकालना, तो इससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, परंतु इस क्रिया में क्या होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने रासायनिक समीकरण में देखा था। ठीक है, तो लिख लेना, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने देख लिया इसके बारे में अंतर बच्चों, 4 अंतर हमने देखा है। ठीक है, देखा कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, उसके युद्रव में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल होता है। ठीक, और क्या हमने देखा कि यह केवल भौतिक क्रिया है, इसमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन युक्त ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। और इसमें क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती और इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है लेकिन इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंस देख लिया श्वासोच्छ्वास और
श्वसन के बीच में। ठीक बच्चों, अगर हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि के बारे में बात करें, श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि की बात की जाए कि कैसे ये होता है श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है, जब आप किस तरह से प्रक्रम चलता है कि आप वायु अंदर ले जाते हैं और फिर वायु को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले श्वसन अंग को देख लेते हैं। सबसे पहले श्वसन अंग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक वायु नाल के माध्यम से वायु फेफड़ों में जाती है। ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है, ये नली जैसी रचना, इसको क्या बोलेंगे, वायु नाल। और इसके ऊपर जो है इस तरह की एक आकृति होती है, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या नाम होगा इसका, स्वर यंत्र होता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है इसको बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद ये नली होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायु नाल बोलते हैं। वायु नाल में जो यहाँ पर ऐसी छल्ले जैसी आकृति पाई जाती है, वो पास्तियों की बनी होती है। ठीक है, ये छल्ले जैसी आकृति होती है, किसकी बनी होती है बच्चों, पास्तियों की। ये वायु नाल को चिपकने से रोकता है। ये वाला जो ऊपर वाला अंग है इसका नाम है स्वर यंत्र। ठीक है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, वायु नाल नाम है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो वायु नाल है यहाँ से आगे दो भागों में से बट जाता है, इस तरह से बट जाएगा, दो भागों में ये बट जाएगा। ठीक, अब एक भाग जो है इधर और एक भाग इधर, तो इस वाले भाग में इस तरह से फेफड़े जो होते हैं ये 3 लोब बना लेते हैं इस वाले भाग में, 3 लोब। और इधर वाले भाग में जो है फेफड़े 2 लोब बनाते हैं, एक ये बनाता है, ये बनता है और एक ये वाला बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, फेफड़ा। फेफड़े में कुल मिलाकर के 5 कोष्ठ होते हैं या 5 लोब होता है। ठीक है, ये दाहिने तरफ का और ये क्या है, बाएं तरफ का है। ठीक है, तो इस फेफड़े को हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं। तो इधर का जो भी है वो क्या है, दायां फुफ्फुस। और इधर का जो है वो क्या है, बायां फुफ्फुस है। इसमें इधर वाले में, दाएं वाले में 3 भाग होता है, ये 3 भाग से बना होता है। और ये कितने भागों से बना होता है बच्चों, 2 भागों से। इस तरह से फेफड़े में कुल कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। इसके बाद ये जो ब्रांच बन गई है, ये वायु नाल था, ये जो ब्रांच बन गई इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, श्वसनी। अब ये श्वसनी भी क्या होती है, बहुत सारी ब्रांच बनाती है, ऐसे बहुत सारी ब्रांच इस तरह से बनाती है ये। ठीक है, यहाँ भी अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं, इस तरह के छल्ले पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक, तो इस तरह से ऐसी ब्रांच बहुत सारी बन जाती हैं। और अंत में जा करके जो है ये अंततः जो है जहाँ खुलती है वो क्या होता है, ऐसी संरचना फेफड़ों में पाई जाती है। ठीक, इसे कहते हैं वायु कोश। तो फाइनली जो होता है वायु नाल जो होता है विभाजित होता है श्वसनी, और श्वसनी के बाद श्वसनिका, और इस श्वसनिका अंत में जाकर के किस में खुल जाती है बच्चों, वायु कोश में खुल जाती है। ठीक है, इसका ही वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, वायु कोश बोलते हैं। ठीक है, वायु कोश। तो जब भी हम वायु को खींचते हैं तो ये वायु नाल के माध्यम से आती है, और एक दाहिने तरफ में चली जाती है और एक इधर चली जाती है, बाएं तरफ में चली जाती है।
और ये श्वसनीय से श्वसनिकाओं में होते हुए अंतिम जहाँ पर खुलती है उसको बोलते हैं वायु कोष बोलते हैं। तो वायु कोष में जाकर के ये जो है मिल जाती है, वायु पहुँच जाती है। अब क्या होता है, वायु कोष के ऊपर जो है रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। ये वायु आती है, इसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है वो इसमें उपस्थित रुधिर कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो इसके कारण से जब इसमें वायु आती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बाद ही जब वायु बाहर जाएगी तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इस श्वसन वाले प्रक्रम में, श्वासोच्छ्वास वाले प्रक्रम में दो बातें होंगी, एक तो वायु का अंदर आना है और एक तो वायु का बाहर जाना है। तो सबसे पहले जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मनुष्य का क्या है, श्वसन अंग है, मनुष्य का श्वसन अंग है। अब श्वसन अंग में आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और श्वसन की प्रक्रिया को चलाने के लिए बच्चों यहाँ पर होता है डायाफ्राम। क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम जो होता है जब ये अभी गुंबद के शेप का जब ऐसा हो जाएगा, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा, तब उस समय जो है इसकी वायु अंदर प्रवेश करेगी। और जब डोम शेप हो जाएगा तब इसकी वायु जो है बाहर, फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाएगी। तो अब इसी को समझते हैं कि क्रियाविधि में क्या क्या होता है। क्रियाविधि में दो प्रक्रम होता है। दो प्रक्रम में एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि में दो प्रक्रम होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने प्रक्रम आते हैं, दो प्रक्रम आते हैं। एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन, ठीक है बच्चों। ये क्या है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और ये क्या है, एक्सपायरेशन। तो इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन में बाहर की वायु क्या होती है, अंदर खींची जाती है। और निःश्वसन में क्या होता है कि अंदर की वायु को बाहर निकाला जाता है। तो निःश्वसन प्रक्रम में क्या होता है, निःश्वसन प्रक्रम में जो है डायाफ्राम जो होता है ये जो है फ्लैट हो जाता है। अभी इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ का जो है दाब अंदर का कम हो जाएगा और बाहर का दाब तब ज़्यादा रहेगा। तो बाहर की वायु अंदर आएगी, वायुनाल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगी, फेफड़ों में, फेफड़ों से कहाँ पहुँच जाएगी, वायु कोष में। तो इस तरह से जो है जब निःश्वसन का प्रक्रम आता है तो यहाँ फेफड़े के अंदर का दाब कम होता है, डायाफ्राम चपटा हो जाता है और वक्ष का आयतन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर जो है बाहर का दाब अंदर ज़्यादा होने के नाते वायु जो है अधिक दाब से कम दाब की तरफ में चली जाती है। तो ये प्रक्रम क्या होता है, निःश्वसन होता है, निःश्वसन होता है। और निःश्वसन में क्या होता है, इसमें डायाफ्रेम जो है, डायाफ्रेम देख रहे हैं ऐसे डोम शेप हो जाता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। और फेफड़े का आयतन कम हो जाता है, आयतन कम होने के नाते इसके अंदर का दबाव बढ़ जाता है। और अंदर का दबाव बढ़ने के नाते जो है यहाँ का दाब ज़्यादा तो वायु का दाब कम, तो अंदर की वायु कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो जब वायु अंदर आ रही होती है निःश्वसन में तो जो है शुद्ध वायु होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब निःश्वसन का प्रक्रम आता है तो उस समय जो है इस फेफड़े के अंदर की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वायु क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। और अंदर के दाब अधिक होने के नाते, ये वायु जो है बाहर वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरह से बच्चों जो है दो प्रक्रम चलता है श्वासोच्छ्वास में, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब क्या है, अंग्रेजी में इंस्पायरेशन, इस कंडीशन में वायु को अंदर खींची जाएगी, और एक्सपायरेशन, इस कंडीशन में वायु को बाहर निकाली जाएगी, ठीक है। जब निःश्वसन होगा तो फेफड़े के अंदर का जो है आयतन जो है ज़्यादा हो जाएगा, और दाब फेफड़े के अंदर का कम होगा। तो बाहर का दाब ज़्यादा होने के नाते वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर आ जाएगी, ठीक बच्चों। और इसमें क्या होगा, अंदर फेफड़े के अंदर का दाब ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का दाब कम होगा, तो अंदर की वायु कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हमने श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर देखा। और श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि हमने देखा, दो स्टेप होता है, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन, ठीक बच्चों। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।